नमस्कार, शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी कानूनी दांव पेच में माहिर हैं और आर्थिक मामलों पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इन्हीं हुनर से वे दिग्गज नेताओं के लिए मुसीबतें भी खड़ी करते रहते हैं। इस समय उनके निशाने पर यूपीए की सरकार है और उन्होंने हथियार बनाया है 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को। मगर स्वामी की एक और पहचान है और वो है कट्टरपंथी हिंदूवादी नेता की। उनके बयान और उनके लेख इसके सबूत हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वे सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी भी हैं और इसीलिए इस कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान भी। तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। सुब्रमण्यम साहब, आप काफ़ी दिनों से सरकार के पीछे लगे हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आपने काफ़ी काम किया है और अभी आपके निशाने पर पी चिदम्बरम है गृह मंत्री, और ऐसा लगता है कि उनकी भी मुसीबतें आप बढ़ाने वाले हैं। ये बताइए कि ये सरकार का इस मामले में जो कहना है वो ये कि आप सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्या आप एक संघ परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए ये सब कर रहे हैं? और केंद्र में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, यूपीए की सरकार है, इसलिए वो आपके निशाने पर है? ऐसा होता तो फिर मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की रक्षा नहीं करता, उनके पक्ष में नहीं बोलता। तो ये मानने आपका कहने का अर्थ है कि क्या मैं सोनिया गांधी को निशाना बनाया है, उनको डिस्टेबलाइज करने चाहता हूँ? हाँ, उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले तो कई ऐसी बातें हैं उनके बारे जिससे मैं समझता हूँ कि देश ज़्यादा सुरक्षित होगी यदि वो सत्ता में नहीं है तो। सुब्रमण्यम साहब, सियासी शतरंज में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मोहरा चला जाता है और निशाना कुछ और होता है। हाँ। चिदम्बरम साहब को अभी आपने निशाने पर रखा हुआ है। जाहिर है अगला निशाना सोनिया गांधी, आप लगातार हमले भी करते रहे जी, वही आपका अगला निशाना होंगे? नहीं, अगला निशाना उनका दामाद होगा, रॉबर्ट वाड्रा। पता नहीं कितना दिन वो दामाद है रहेगा, बट फिलहाल तो है ही। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि क्योंकि कुछ है वहाँ, कुछ पकड़ा है और प्रियंका और उनके बीच में। वो कहाँ तक जाएगा मैं नहीं कह सकता, आधा रास्ता में है। तो आप उनके दामाद को किस आधार पर निशाना? क्योंकि उनका इस एक टेलीकॉम कंपनी में बड़ा हिस्सा है और उनकी प्रभाव के कारण ही उस कंपनी जिसके पास कुछ नहीं था, कोई टावर नहीं था, कोई सर्विस नहीं था, कोई सब्सक्राइबर नहीं था, कोई इक्विपमेंट नहीं था, सिर्फ ज़मीन के व्यापार करते थे, उसको लाइसेंस मिली। लेकिन स्वामी जी, ये ऐसा क्या है कि आप एक खास पार्टी को ही निशाना बनाते हैं? आपके निशाने पर एक ही पार्टी है। कभी आपने बीजेपी के बारे में इस तरह से बयानबाजी नहीं की, उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं गए आप। ऐसा क्या है? इसलिए कि आपका संबंध उस विचारधारा से है, आप उस विचारधारा से जुड़े संगठनों और पार्टियों को बचाना चाहते हैं, और जो दूसरी तरफ खड़े हैं उन्हें कैसे घेर के मारा जाए, ये है। देखिए, मैं आज सरकार में नहीं हूँ, इसीलिए मैं सबके ऊपर केस नहीं डाल सकता। ये केस की तैयारी, इसमें जो खर्चा, इसमें जो जानकारी इकट्ठी करनी है, एक व्यक्ति 4-5 इसको ले लेगा तो एक में भी सफल नहीं हो सकता। लेकिन जब आप राजनीति में होते हैं तो थोड़ा सा ये अपेक्षा भी होती कि आप समदर्शी होंगे, मतलब दूसरे अगर गलत कर रहे हैं तो उसको भी गलत कहेंगे और उसके खिलाफ भी आप मैं सक्रिय होंगे। फिर तो आप ही प्रचार करेंगे कि ये तो सबका बुराई करता है। जो बुरा है सबकी बुराई करते हैं। मैं अच्छी बात है ना। फिर देखिए, मैं किसी और की बुराई करूंगा तो आप पूछेंगे क्या सबूत है, सबूत मुझे पेश करना होगा। तो एक एक कार्य करना पड़ेगा। ये 2G के बाद मुझसे कहिए कि बीजेपी में अभी कुछ खुलासा करिए, हम सोचेंगे उस समय। आपके पास कुछ है आपके पास खुलासा करने? मैं क्या जानूं, जांच करने के बाद ही पता लगेगा, अभी मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन आपको कुछ तो इतनी जांच के बाद कुछ इशारे वगैरह मैंने अभी तक बीजेपी का इस भ्रष्टाचार के संबंध में कोई जांच नहीं की। नहीं, तो आपने 2G घोटाले के अंदर घुसे हैं। हाँ। आपने ये पूरा जो मामला है 2001 से चल रहा है, जब बीजेपी और एनडीए की सरकार थी। घोटाले में घुसा नहीं हूँ मैं, घोटाले को पोल खोलने में घुसा। उसमें आपको उस समय के मंत्रियों के, नेताओं के रोल का भी अंदाजा होगा। किसका? जो एनडीए सरकार में। तो मैंने कहा ना कि मुझे पहले जो आज हुआ है
जो 2008 में हुआ है उसको लेकर मैं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं 2003 में भी हुआ, तो आप यहाँ मुझे सारा इनको छोड़कर वहाँ चले जाऊँ? मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं प्राइवेट सिटीजन होने के कारण मैं ये सारे सबूत इकट्ठे करके मंथन करके जो पेश करता हूँ कोर्ट में, मैं सिर्फ वॉकआउट नहीं कर रहा हूँ पार्लियामेंट में, मैं सिर्फ बयान देकर चुप नहीं रह रहा हूँ, मैं तो कार्य कर रहा हूँ। मैं तो आज के कानून में कोई नए कानून की भी मांग नहीं कर रहा हूँ जैसे अन्ना हजारे मांग रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आज के कानून में मैं कार्रवाई कर सकता हूँ और उस आज के कानून के अंतर्गत मैं कोर्ट में जाकर कर रहा हूँ। तो पहले मैंने राजा से शुरू की, फिर कन्नीमोड़ी की बारी आई, फिर दयानिधि मारन की आई, अब चिदम्बरम की है। इसके बाद आपने पूछा और कौन है, मैंने बताया आपको रॉबर्ट वड्रा की होगी, उसके बाद सोनिया की होगी, उसके बाद बीजेपी के आप उस समय पूछिए या उस समय हमें सत्ता दे दीजिए, हम बीजेपी की भी साथी कर लेंगे। आप सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं और लंबे अरसे से बहुत दिन से राजनीति खेला में नहीं हूँ। जी राजनीति में आप लगातार दांव पर दांव चलते रहे हैं। बहुत सारे दिग्गज नेताओं को आपने ढेर किया है। जयललिता के खिलाफ भी एक समय आप बहुत तेजी से भिड़े हुए थे। हाँ, रामकृष्ण हेगड़े को भी मैंने गद्दी से उतारा जी, वो भी जमीन घोटाला में फंसे, कमिश्नर इंक्वायरी बैठी, मेरी बात को सिद्ध की। अभी तक जो भी आरोप मैंने लगाई हैं कोई भी गलत नहीं निकला है। आजकल आप जयललिता के प्रति नरम हो गए, लेकिन नेचुरली हमारा तो कोई पर्सनल लड़ाई तो है नहीं, परंतु जो केस मैंने डाली वो उसी पर आज वो बेंगलोर जा रही है। किसी केस को मैंने वापस नहीं मांगी। कभी ये ख्याल आया कि येदियुरप्पा के मामले में इतना चल रहा है, उसमें भी थोड़ा घुसना चाहिए? क्यों, मेरे पास 24 घंटे टाइम है और मैं यहाँ भी हूँ, वहाँ भी हूँ, बेंगलोर भी जाऊँ। क्या मुझे बयान देने में तो बहुत आसान है, वो तो सब देते हैं, मैं क्यों बयान दूँ? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी तरह के अभियान में जुड़े हुए हैं? मेरा खुद का अभियान है, उसका नाम है एक्शन कमेटी अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया। उसमें हमारा सीमित लक्ष्य है कि आज के कानून में एक्शन लिया जाए। विदेश में पैसा किसी की बैंक की अकाउंट है तो उस बैंक को खोज करके पैसा वहाँ से वापस लाने की क्या व्यवस्था हो सकती है, उसके लिए कोर्ट में क्या करना, उसके लिए कर रहे हैं। तो अभी जो विदेशी बैंकों के अकाउंट की बात आपने कही, इसमें किसी खास पार्टी के अकाउंट देखे जाएंगे या सारी पार्टियों के? जिनके भी अवैध और इलीगल अकाउंट्स हैं उनका है। मैं तो इसमें अभी हिचकिचाऊंगा नहीं। तो इसमें तो मैंने कभी बीतकाल में भी मैंने कभी हेजिटेट नहीं किया। एक बार सवाल आया था अटल बिहारी वाजपेयी का, मैंने पोल खोल दिया था उस समय, तो लोग आज भी नाराज हैं उस बात से। आपने अभी चिदम्बरम को निशाने पर रखा है, क्या आपको लगता है कि एक बड़े वजीर हैं चिदम्बरम, आप उनको वो तो राजा है, वो तो राजा है। वजीर के लिए आप राजा ये है, बिशप को जाइए। वो तो रानी है। अच्छा, राजा ये है। रानी को ले लिया तो सोनिया को ले लिया। रानी तो है ही नहीं, ये वजीर है। अच्छा, वजीर आपने निशाना साध रखा है। अच्छा, हम तो इसको रानी में मानते हैं। एनीवे, चलिए वजीर मान दिया आपने, वहाँ कर दिया है, ठीक है, कोई हर्जा नहीं। मैं ऐसा आऊँगा। आप ढाई घर चल रहे हैं चिदम्बरम को निशाना साधने के लिए। हाँ, घोड़े। क्या आपको लगता है कि घोड़ा वजीर को कह नहीं सकते, आपके आगे के कदम पर डिपेंड करेगा जी। परंतु जो मेरे पास सबूत है उससे मुझे नहीं लगता चिदम्बरम बच सकता। चिदम्बरम को तो बचाने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है। कर रही है, हर तरह से कर रही है और वो इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं देगी। सरकार के हाथ में नहीं है ना। सीबीआई उनके हाथ में होती तो समझ में आते। सीबीआई ने तो बहस कर दिया कोर्ट में कि चिदम्बरम निर्दोष है, हमने सारी देख ली। मैंने सिद्ध कर दिया कि इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने आंख बंद करके रहा। इनके लिए प्रॉब्लम है कि इनकी सारी सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो उनकी कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स और प्रमोशन होम मिनिस्ट्री तय करती है, इसीलिए इनको आंख की शर्म है, इनको अपने करियर की फ़िक्र है। तो इसलिए कोर्ट इनको आदेश दें और यही सीबीआई से मैं कोर्ट में रहकर कोर्ट की मॉनिटरिंग में सारी बात निकाल देंगे। दूसरी तरफ मैंने ट्रायल कोर्ट में कहा ये राजा को आपने आरोपी बनाया, जिस बात पर राजा आरोपी हैं उसी बात पर इनकी भी हिस्सा है, तो इनको भी आरोपी बनाइए। ये दोनों केस साथ ही साथ चल रहे हैं, इसका निर्णय तो जल्दी आएगा।
बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मगर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इस समय हमारे साथ हैं सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी सुब्रमण्यम स्वामी, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनकी रणनीति पर, उनकी भावी चालों पर। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे मेहमान हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस समय केंद्र सरकार पर निशाना साधे हुए हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर। बातचीत का सिलसिला फिर से आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने एक लेख लिखा था, बहुत बड़ा ही तीखा लेख था और उसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। किसमें? यानी तीखी प्रतिक्रिया क्या? एक अंग्रेजी अखबार में जनता में तो नहीं थी। एक अंग्रेजी अखबार में लिखा था, लिखा था डीएनए की बात कर रहे हैं। तो जनता बहुत कम पढ़ती भी है, लेकिन जो प्रतिक्रिया आई थी ये कि आपको हिंदू तालिबान तक कहा था। तो क्या आपकी आइडियोलॉजी कहीं मिलती है उससे? मेरी शब्दावली जो वाक्य हैं उसमें जो विचार मैंने व्यक्त किए, उसको कोई पढ़ के सुनाता है तो कहता है ये तो बड़ी सीधी बात है। मैंने कहा कि मुसलमान को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनका पूर्वज हिंदू है। इसके साथ साथ आपने और भी बहुत सारी ऐसी बात है, यही बताइए जी। जैसे उनके वोटिंग राइट्स को लेकर नहीं, मैंने वोटिंग राइट्स के बारे का ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं जी। मैंने ये कहा है कि हिंदुस्तान की जो बंटवारा हुई थी वो इस आधार पर हुई थी कि जो मुसलमान अपने को हिंदू के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं समझता है, उसके लिए वो हिंदुस्तान में रह सकता है। लेकिन जो मुसलमान, जैसे अब जिन्ना कहते हैं कि वो हिंदू के नीचे काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार हमने यहाँ राज किया था और इसीलिए हमें अलग देश में। ऐसा तो कोई कह नहीं रहा है, सब काम कर रहे हैं। काम सुनिए, बात तो सुनिए जी। जिन्ना की बात आप जानते नहीं, यही कहकर अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनाई। वो तो गया तो जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उनको हिंदुस्तानी तब मैं मानूंगा जब वो कहेंगे कि उनका पूर्वज हिंदू है। तो वो आपसे उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? नहीं, फिर कहना में क्या दिक्कत है? सर्टिफिकेट, मुझे कोई कहे कि इस देश में राष्ट्रवादी रहना चाहिए, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। मैंने कहा हिंदू राष्ट्र के माने हैं कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू और अन्य लोग, अन्य धर्म के लोग जिनका पूर्वज हिंदू है, ये मैंने कहा था। नहीं, उसमें तो आपने 300 मस्जिदों आर्टिकल सामने होती तो मैं बता देता। 300 मस्जिदों को तोड़ने की मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा यदि वो हमारे मस्जिद पर बम फेंकते हैं तो जिन मंदिरों पर बनी है उन मस्जिदों को हटा देना चाहिए, ये कहा था। आपको नहीं लगता कि आप वो सारे तर्क दे रहे हैं जो बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सब देते रहते हैं? उनके पहले भी ये तर्क श्री अरविंदो ने दिया था, ये तर्क अन्य लोगों ने भी दिया था कि मस्जिद, जब मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया जाए तो मुसलमान को वापस। मोरारजी देसाई इसको कहते थे। पार्लियामेंट में 1977 में मुस्लिम लीग को कहा था, मेरे सामने, मैं उपस्थित था। ये इसको आप तोड़ मरोड़ के कहेंगे सारी मस्जिद को तोड़ देना चाहिए? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पूरी समस्या को जब हम लोग हिंदू मुस्लिम में देखते हैं तो ये एक टकराव की स्थिति पैदा करता है और एक तरह से विभाजन की तरफ मैं तो उल्टा कर रहा हूँ जी। हिंदू और मुसलमान को एक परिवार बना रहा हूँ। आप तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदू के नीचे काम करना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा अंग्रेजों ने कहा था। यही तो प्रॉब्लम हो गई है ना। मैंने ये कहा कि उसी आर्टिकल में मैंने कहा यदि मुसलमान कहेगा मेरा पूर्वज हिंदू है तो ये मेरा परिवार का हिस्सा है, हम दोनों एक हो जाते हैं, हम हिंदुस्तानी हो जाते हैं। और इसीलिए ये कहना चाहिए। आज भी उस दिन सूफी के जो सम्मेलन हुआ था उन्होंने यही कहा था कि ये तो हमारा देश है क्योंकि हमारा पूर्वज हिंदू है। और डीएनए टेस्ट जो हुआ है ये तो सभी मानते हैं कि तो फिर इसमें और से इसमें क्या बुरी बात है? फिर लिख कर देना। मैंने ये नहीं कहा कि लिख कर देना चाहिए। कैसे साबित करें? साबित करें, इसमें साबित करने की मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये प्रपोजल कहा है, मैं तो सरकार में नहीं हूँ। मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि मुसलमान और हिंदू एक होने में बहुत आसानी से हो जाएगी यदि वो ये कहें
कि मेरा पूर्वज हिंदू है। इसके लिए सिद्ध करने के लिए वो कहने में उनको क्या दिक्कत है? नहीं, क्यों कहे कोई, क्यों ना कहे, ये कहने की मैं तो जरूरत क्या है? मैं ना जो कहे, रह गए हैं वो मान रहे हैं कि हम ना यहाँ के- कहे तो मैं तो सरकार में नहीं हूं ना, मैं तो विचार व्यक्त कर रहा हूं। मुझे विचार व्यक्त करने के लिए भी अधिकार होता है। ये पता नहीं आप लोग कोई तानाशाही के नियम सुना रहे हैं मुझे। नहीं, आप बल्कि देखें कि जो विचार आपने व्यक्त किए हैं उनके बारे में लोगों का ये कहना है ये अलोकतांत्रिक कौन भी लोग है, हैं? कौन लोग हैं? और असंवैधानिक भी है, क्योंकि ठीक है, बताएं अभिव्यक्ति की आजादी है, बताएं, लेकिन नहीं, उससे देखिए, नफरत पैदा होती है। ये लोग की बात मत करिए, मैं भी लोगों के बीच में घूमता हूँ। मैं आपको कहने चाहता हूँ कि यदि आप ऐसे कहेंगे लोग, मैं तो कहूँगा कि चिट्ठियाँ जो अखबारों में आई हैं, जो ट्वीट्स में आई हैं, जो फेसबुक में आई हैं, जो इंटरनेट में आई हैं, वो सारे तो मैं कहता हूं कि 80% से ज़्यादा लोग मेरी समर्थन में बोले। सवाल ये है कि मैं आज एक विचार व्यक्त कर रहा हूं। यदि मैं कोई सरकार में होता, कोई मिनिस्टर होता और मुझे इसकी इंचार्ज होती, तो आप कह सकते हैं कि आप अपना अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरा तो व्यक्तिगत विचारों का स्वतंत्र में अधिकार है, उसको मैंने उपयोग किया। ना माने तो डिबेट में कहिए कि क्यों नहीं कहना चाहिए। आप जानते हैं कि जो ये कट्टरपंथ की पैदावार है, हाँ। वो उसमें अमेरिका का कितना बड़ा रोल रहा है। तो उसने उसको फंड किया, सऊदी अरब ने फंड किया, तो क्या है? और वो पूरे माहौल में उसको उसकी विश्व फैला तो क्या है? तो मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। मुसलमान से इस तरह की क्या दरियाफ्त कर रहा हूं? करना, मुसलमान तो ये मानता ही है कि उनका पूर्वज हिंदू है। कई लोगों का नाम आज भी हिंदू नाम है, जी, चौधरी है, मलिक है। तो फिर आपको लिखने की जरूरत क्यों पड़ मैंने रही है? कहा लिख कर दो। नहीं, आपने कहा है कि कर देना चाहिए। देखिए आप पढ़ते नहीं है ना। मैंने पढ़ा आपका। नहीं, फिर आपको याद नहीं है, आपका नहीं, स्मरण आप ही शक्ति कह रहे हैं ना कमजोर हो कि- गया। मैं ये आपको बता रहा हूं, मुझे तो याद है मैंने जो लिखा है। मैंने कहा यदि मुसलमान ये कह दें कि मेरा पूर्वज हिंदू है, वो मेरा परिवार का हिस्सा बन जाता है और हम सब एक हो जाते हैं। और जो नहीं कहेगा उसको इस देश में वोट की अधिकार नहीं है, ये कहा था मैंने। लेकिन फिर भी आप ये आग्रह कैसे कर सकते हैं कि हिंदू है हमारे पूर्वज, है ही, हमारे मानव ये समाज? तो साइंटिफिक एनालिसिस से प्रूव हुआ है। नहीं, ये आप डीएनए का, यहाँ आदिवासी भी हैं। का, एक मिनट, आदिवासी भी हैं यहाँ पर, तो आप उन्हें हिंदू कहेंगे? हाँ, हिंदू ही है। वो कैसे उनका कहेंगे? रक्त हमारा रक्त जैसे ही है। आपने तो साइंस का पढ़ा ही नहीं है वो ना। तो आपसे पहले से यहाँ रह रहे हैं। वो तो आपका ये अंग्रेजों लोगों ने सिखाई हुई इतिहास है। वो लोग हमारे में से गए वन में रहने के लिए। मतलब उन्हें वो आपके साथ अलग नहीं रहने है, में कोई वो अलग दिलचस्पी नहीं है, नहीं तो थी। अंग्रेजों का है। जैसे आर्या द्रविड़ा जो अंग्रेजों ने भर दिया, जी। वो है। सुब्रमण्यम साहब, फिर से एक वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। बहुत गर्मा गर्म बातचीत हो रही है सुब्रमण्यम साहब से। इस बातचीत को जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जनता पार्टी के अध्यक्ष। और इस समय वो सरकार के खिलाफ एक ज़बरदस्त अभियान छेड़े हुए हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में उन्होंने बड़े बड़े मंत्रियों को अपने निशाने पर रखा है। ये माना जाता है कि हिंदुस्तान में जो आर्थिक उदारवाद आया है उसके आर्किटेक्ट आप ही हाँ, हैं। मैंने ही पहले आप ही ने ब्लूप्रिंट ड्राफ्ट बनाई थी। पहला बनाया था, हाँ, आपने नीति और बनाई नरसिम्हा थी। राव ने उसको स्वीकार किया। उसको नरसिम्हा और राव ने मैं स्वीकार मिनिस्टर भी किया। बना, उनके मिनिस्टर रैंक की पोस्ट भी मिली और थी। मनमोहन सिंह ने उसका क्रेडिट लिया। वो तो आपके मीडिया का शरारत है, मैं क्या करूं। जी। आपको लगता है कि अभी भी वो नीतियां उसको सफल आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर होकर वो रिफॉर्म कर सकते थे, तो कौन रोक रहा है उनको प्रधानमंत्री होने के बाद करने में? और भी ज्यादा करना चाहिए। आज तो बहुत बाकी है। जो मैंने सुझाया था उसको तो नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के जरिए सारा क्रियान्वित किया, और इसीलिए हमारी रेट ऑफ आज ग्रोथ जो इतनी बड़ी। आर्थिक विषमता पैदा हुई है समाज में, जो हम देख रहे हैं, जैसे गरीबों और अमीरों में बहुत फासला बढ़ गया है। कौन कहता है? सारे आंकड़े कहते हैं। कौन से आंकड़े? ये वामपंथी लोग जो आंकड़े आपके पास पेश कर रहे जो हैं, आंकड़े सरकार देती है वो भी बता रहे हैं। आज की सरकार वो तो वामपंथी के विचारों से आज भी फंसी हुई है।
वो मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो वामपंथी आपको लोग। लगता है मोंटेक सिंह अहलवालिया वामपंथी मोंटेक हैं? सिंह क्या कर सकता है, उसको तो उसकी धज्जी उड़ाई गई है। जब चिदम्बरम वामपंथी हैं? देखिए सोनिया गांधी वामपंथी हैं? देखिए, आप होशियार मत होइए। जी, आपने मोंटेक सिंह का नाम लिया ना, अभी उसकी हालत क्या की वामपंथियों ने, जब उसने कहा गरीबी 38% नहीं है 21% है, उसकी तो धज्जी उड़ाई गई, उसको फिर उसकी सफाई देने पे। क्या आप सही मानते हैं कि 32 रुपए में शहर में आदमी अपना गुजारा कर सकता है? वास्तविकता यह है कि पर कैपिटा 32 रुपीज, माने एक परिवार में 5 लोग हैं, प्रतिदिन 5 के 132 इंटू 150 औसत में पर्याप्त है। पर डे 160। मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि 32 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से पर्याप्त है, पर्याप्त है पर प्रतिदिन, और गांव में 26 रुपए पर्याप्त है। पर्याप्त है प्रति व्यक्ति, ये मैं कह रहा हूँ। आपको लग रहा है पर्याप्त है किसके लिए? हेल्थ सब कुछ शामिल है? मैंने वो फिर तो गरीबी रेखा नहीं हो गई ना, शामिल है ना? बिल्कुल नहीं। गरीबी रेखा किस लाइन पर बेसिस पर बनाई गई है? इस बेसिस पर जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए आपको, ये आप समझे क्या? गरीबी रेखा ये नहीं कि स्कूल का फीस और लेकिन जो डिटेल बताए गए उसमें ये शामिल है? उस डिटेल में नहीं है, इसमें शामिल है नहीं है। आप देखिए, मैंने देखा है भाई, मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, आप ऐसे ही बोल रहे हो। ये वामपंथी का आपने देखा होगा, वामपंथी ने जोड़कर बताया होगा। जो मोंटेक सिंह अहलवालिया मोंटेक सिंह ने ये स्कूल फीस ये वो सब नहीं जोड़ा है उसमें। सुब्रमण्यम साहब, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक बाबा रामदेव चला रहे हैं, अन्ना हजारे चला रहे हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? हम अलग अलग आयाम में काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव आम जनता को जुटाने में, उनको उनके आकर्षित होकर बहुत लोग जुड़ते हैं। इसी घबराहट में वो सारा रामलीला का हुआ था, आतंक हुआ था। जहाँ तक बाबा रामदेव अन्ना साहिब हैं, उनका है कि ये कानून, नई कानून आनी चाहिए। उनका और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। नहीं, बहुत सारे मुद्दे गिना रहे, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, वो तो ऐसी बातों में है। जो आग्रह है कि हम चलाने नहीं देंगे यदि जन लोकपाल बिल को नहीं लाएंगे, बोलने में तो बहुत कुछ है, बट जो जिस बात पर उनकी आग्रह है वो है ये। तीसरा है हमारी कि आज के कानून में मैदान में नहीं परंतु कोर्ट में, पार्लियामेंट में भी नहीं, कोर्ट के जरिए सजा दिलवाएं, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आएगी कि भ्रष्ट मंत्री भी पकड़े जा सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये जो कुछ भी आप घेरेबंदी कर रहे हैं अपने, आप या अन्ना हजारे वगैरह, जी, ये सब कांग्रेस को और उनकी सरकार को जी गिराने के लिए कर रहे हैं, और इनमें सब में आपस में मिली भगत है। मेरा विपक्ष में होते हुए ये समझें कि ये देशद्रोही और भ्रष्ट सरकार है, इसको गिराना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये गिर जाते हैं तो इनकी कमजोरी है, तो ये ना गिरें, अपने को दिखाएं शक्तिशाली। तो मेरा तो ये नहीं है कि ये मैंने कोई ठेका नहीं लिया कि ये 5 साल रहे, तो इसीलिए सरकार का जो आरोप है वो ये कि ये तीनों अभियान आपके एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एक ही विचारधारा से प्रेरित हैं। देखिए, जहाँ तक संघ का है और विश्व हिंदू परिषद का है, मैं भी हिंदुत्व पर विश्वास करने वाला हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस देश को जात से ऊपर उठने के लिए, भाषा से उठने, प्रांतवाद से ऊपर उठने के लिए एक ही मंत्र है, वो है हिंदुत्व। उसको किस रूपरेखा में पेश करोगे उसमें विवाद हो सकता है, मेरे और दूसरों में विवाद हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व एक पहचान इस देश आप में। इस विचारधारा के करीब अन्ना को भी पाते हैं, रामदेव को भी पाते हैं? नहीं, मैं रामदेव तो संत हैं, तो वो तो धार्मिक प्रचार करते भी हैं। अन्ना हजारे की जो हिंदुत्व है वो गांधी की हिंदुत्व है, सत्याग्रह, ये सारे। गांधी भी कहते थे मैं सनातनी हिंदू हूँ, और परंतु मुझे एक ही लक्ष्य है, सत्य और अहिंसा। उनका नरम हिंदुत्व है, आपका गरम हिंदुत्व है? नहीं, मेरा विराट हिंदू है, उनका साधारण संकुचित है। हिंदुत्व है।
हैं? उनका संकुचित हिंदुत्व नहीं नहीं, विराट माने शक्तिशाली, नहीं, उनका अन्ना हजारे। उनका है गांधीवादी, इतना फर्क है। परंतु सब मिलकर ही काम करेंगे। एक ही विश्व का बहुआयाम है, 3 आयाम है, उनका, रामदेव का, अन्ना का और मेरा, ये 3 है। आपका क्या ख्याल है, ये सरकार कब तक चलेगी जिस तरह का अभियान और माहौल बन रहा है? मेरा अनुमान है कि फरवरी मार्च तक चुनाव हो जाएंगे, मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। इस मानने का आधार क्या है? आधार यह है कि जो मैं जानता हूँ कि जो भ्रष्टाचार के केस अभी फूटने वाले हैं और इस पार्लियामेंट सेशन में फूटेंगे, उसका ये वो सब बाहर निकलने के बाद बच नहीं सकते। आपका कहने का मतलब है कि चारों तरफ से भ्रष्टाचार के मामले घेर लेंगे राजा को, हाँ, और वो जी हट जी, जाएगा। जी, और राजा को घेरने के लिए हमें घोड़े पे सवार वीर लोगों की आवश्यकता है। तो वीर लोग तो बहुत हैं आपके संघ परिवार में। वीर लोग बहुत हैं, पर वो कार्यकर्ता के स्तर पर हैं। जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पार्लियामेंट में वॉकआउट करके भाषण दे के इनको हम ठीक कर सकते हैं। इनको ठीक करने के लिए या अन्ना या रामदेव की रास्ता से इनको आप बीजेपी के एटीट्यूड से संतुष्ट नहीं है? उसको और आक्रामक होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये पर्याप्त नहीं है, और आक्रामक होना चाहिए। नहीं, कार्य होना चाहिए। एक बात को लेना चाहिए, जैसे आज आडवाणी जी ने कहा है कि चिदम्बरम दोषी है, तो फिर चिदम्बरम हटने तक हम सबको ठप कर देंगे, ये करें, या मेरे जैसे कोर्ट में जाकर बात पेश करें। ये जस्ट कह देना और उस पर छोड़ देना। बीजेपी तो खुद फंसी हुई है भ्रष्टाचार के आरोपों में। वो तो उनकी समस्या, मैं तो बीजेपी नहीं हूं ना। वो कैसे ये स्टैंड ले सकती है? आप तो अपेक्षा कर रहे हैं। मैं तो जनता पार्टी हूँ, तो मुझे बीजेपी के बारे मत पूछिए। आप कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं और बीजेपी के बारे में बोलने को तैयार नहीं विरोधी है। बीजेपी मेरा विरोधी नहीं है, क्योंकि ये संघ परिवार की आशीर्वाद उनको प्राप्त है। संघ परिवार से के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि उनका जो विचार है, उनका जो हिंदुत्व के विचार है, वो उससे मैं सहमत हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपने वक्त निकाला और शतरंज के खिलाड़ी में आए, हमारे साथ चेस खेलते खेलते आपने बहुत सारी बातें साफगोई से की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी, जिनसे हम बात कर रहे थे उनकी रणनीति के बारे में, उनकी चालों के बारे में। शतरंज के खिलाड़ी में आज बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सियासी शतरंज के एक और खिलाड़ी के साथ। फिलहाल हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।